सुप्रभात। मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान के चैनल में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा विषय है हलंत और हल चिन्ह में अंतर। कुछ बच्चों को हलंत व हल चिन्ह में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि लगाते तो वो हल चिन्ह है लेकिन बच्चे उन्हें हलंत बोलते हैं, जो कि गलत है। हलंत और हल चिन्ह दोनों में बहुत फर्क होता है। आज मैं आपको वही बताऊंगी। हलंत और हल चिन्ह बताने से पहले मैं आपको दोनों में जो अंतर है वो समझाती हूँ। देखिए, हलंत दो शब्दों को जोड़कर बना है। हलंत जो बनता है हल धन अन, हलंत यानी हलंत हल धन अन, इन दो शब्दों को जोड़कर हलंत बनता है। और अंत का मतलब क्या होता है? आखिर में। और हलंत यानी इस तरीके से जो हम लगाते हैं हलंत, वो लगता है हमेशा शब्द के अंत में। शब्द के अंत में जो हम लगाते हैं ये वाला चिन्ह, उसे हम हलंत कहते हैं। पर अगर यही चिन्ह किसी शब्द के बीच में अक्षर में लग रहा है तो वो हलंत नहीं होता है, उसे हम कहते हैं हल चिन्ह। लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो और आप लोग उसको भी हलंत कहते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए, हलंत का प्रयोग जो होता है हमेशा संस्कृत निष्ठ शब्दों में होता है, यानी तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, मिट्टी में बीच में लगा हुआ है ये वाला चिन्ह, तो ये हल चिन्ह है, इसे हम हलंत नहीं बोलेंगे। चिन्ह ह में लगा है, ह शब्द के बीच में लिखा हुआ है, तो ये हल चिन्ह है। हलंत का प्रयोग, ध्यान रखिए, ये समझने वाली बात है कि हलंत का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में, संस्कृत निष्ठ शब्दों में किया जाता है, जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। उन शब्दों में जो हम शब्द के अंत में लगाते हैं उसे हम हलंत कहते हैं। जैसे देखिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, वाक के नीचे हम हलंत लगाएंगे। वाक का मतलब होता है बोलना, वाणी। सत के नीचे हलंत, इस तरह भगवन, हलंत, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। साक्षात, विद्युत, राजन, ये चीज आप ध्यान रखिए। हमेशा हलंत का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही हलंत लगता है, और तद्भव, देशज और देशी व विदेशी शब्दों में हलंत नहीं लगता है। यानी जो हिंदी भाषा में जो प्रयोग होते हैं, जो देशज, देशी और जो विदेशी शब्द जो होते हैं, उनमें हलंत का प्रयोग हम नहीं करते हैं। देखिए, जैसे तद्भव शब्द मकान, दुकान, भगवान, ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द हैं, तो इनमें हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन किसमें होते हैं? जिसमें सीधी रेखा होती है। जैसे देखिए, मैं लिख रही हूँ का, खा, गा, घा, ता, ना, पा, भा, मा, ये सब क्या है? खड़ी पाई वाले व्यंजन है। इन्हें खड़ी पाई वाले व्यंजन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच में ये जो सीधी रेखा है, इनकी वजह से ये पाई वाले व्यंजन है, इसे खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। इनके नीचे अगर हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देखिए, इनके नीचे जब हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं अगर, तो इसका प्रयोग करने का मतलब होता है कि ये सभी वर्ण जो है ये स्वर रहित वर्ण है, यानी ये बिना स्वर के है। तो आपको पता है कि हर व्यंजन में स्वर पहले से ही मिला होता है, अस्वर हर व्यंजन में मिला होता है। अगर हमें कोई भी वर्ण बिना स्वर के लिखना होता है तो हम उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखिए, पूरा ये अभी क के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये आधा का है। इसको जब हम पूरा शब्द लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, तो इसमें का धन अ लिखेंगे, तब ये पूरा बनेगा का।
इस तरीके से। और अभी ख के नीचे हलंत लगा है, ग के नीचे, तो ये कैसे लिखे जाएंगे? ये आधे वर्ण है। आधे वर्ण कैसे है? इनकी हम खड़ी पाई हटा देते हैं। जब इनको हमें बिना हलंत के, बिना हल्के लिखते हैं, तब हम उसमें से पाई हटा देते हैं। तो पाई हटा के कैसे लिखा जाएगा? खड़ी पाई हटा देंगे इस तरीके से। ये हो गया ग, घ, त, न, प, भ, म। ये इनमें से हम खड़ी पाई हटा देते हैं तो ये बिना स्वर के बन जाते हैं। अब देखिए, जैसे एक हम लिखते हैं मक्खी। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मक्खी। अब मक्खी तो कुछ होता नहीं है, तो और इसे जब हम मक्खी को लिखेंगे तो ये इसमें क्या लिखेंगे? आधा का। तो ये क्या बन गया? मक्खी, इस तरीके। और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, विच्छेद करते समय फिर हम कैसे लिखते हैं इसको? देखिए, हर व्यंजन के नीचे स्वर पहले से ही जुड़ा होता है। तो म धन, अ धन, का यहाँ पर आधा है तो यहाँ पर का ये हल चिन्ह आएगा, हलंत आएगा, और इसके साथ में अ नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर रहित है। और ख हलंत ई। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए, गोलाई वाले जो वर्ण होते हैं, गोलाई वाले वर्ण के नीचे हम इस तरीके से हल चिन्ह का, हलंत का प्रयोग हम करते थे। ट, ड, ढ, और ये ट, ठ, ड, ठ। ये इसको हम आधा नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हमें इन्हें आधा लिखना होगा तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि खाली ऐसे लिख देंगे और इसका गोला हटा देंगे, तो ये अस्तित्वहीन हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ड अगर हम लिखेंगे तो ऐसे भी नहीं लिख सकते, फिर ये ट बन जाएगा। ठ अगर हमें लिखना होगा आधा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इसलिए इनको जब हमें आधा अक्षर दर्शाना होता है जहां पर, तो हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम हलंत लगा देते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, अब देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाती हूँ। उदाहरण देखिए, मिट्टी। ट के नीचे हमने ये, अगर हम इसके नीचे ये हटा देंगे हल चिन्ह तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा ट बन जाएगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे फिर? मिटटी, मिटटी। मिटटी कोई शब्द नहीं होता है। अब ये गोलाई वाला वर्ण है, इसे हमें आधा अक्षर दर्शाना है, इसलिए हम इसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। चिन्ह, हाँ गोलाई वाला वर्ण है इसलिए इसके नीचे हम ऐसे हलंत लगाएंगे। गड्डी, जैसे नोटों की गड्डी होती है, अगर हम इसके नीचे से ये हल चिन्ह हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? गडडी, गडडी। तो इसमें ड आधा है इसलिए हम इसके नीचे यहाँ पर हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चिट्ठी, अगर हम इसके नीचे से हल चिन्ह हटा दें तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? चिट्ठी। चिट्ठी कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पर ट स्वर रहित है, आधा है, तो इसके नीचे हम हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए, गददी। गददी कोई शब्द नहीं होता है तो इसके नीचे हम हल चिन्ह लगाएंगे। तो ये द अधूरा है। गद्दी, आपको द की आवाज, इसमें द का उच्चारण आप देखिए, इसमें आधा द सुनाई दे रहा है। अब देखिए कुछ उदाहरण। मस्ती, यहाँ पर स, इसमें से हमने खड़ी पाई हटा दी है तो यहाँ पर ये आधा सा बन गया। मस्ती, अगर हम ये पूरा लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? मसती। मस्ती कोई शब्द नहीं होता है, मस्ती। तो मस्ती में से हमने पाई हटा दी है। मक्खी, अब देखिए मक्खी, का को हम आधा ऐसे लिखते हैं कि इसकी ये वाली गुलाई ऐसे रहती है, अगर इसमें से पाई हटा देंगे तो ये बन जाएगा, तो ये कोई शब्द नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये क गलत बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पाई रहने देते हैं और इसका एक गोला जो है वो आधा कर देते हैं, इस तरीके से। मक्खी। हफ्ता, यही हफ्ता में भी करते हैं। हफ्ता में भी फ का जो दूसरा गोलाई वाला पार्ट होता है उसे हम आधा लिखते हैं, तो ये आधा फ बन जाता है। अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि इसको हम ऐसे लिख दें, ये कोई
शब्द नहीं है, ये अस्तित्वहीन हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नब्ज, अब देखिए नब्ज, इसमें से भी हमने ब से पाई हटा दी है। कष्ट, श षटकोण का है, यहाँ पर आधा श लिखा है, इस तरीके से इसकी हमने पाई हटा दी है। तो जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उनको जब हमें आधा लिखना आता है तो उसमें से हम पाई हटा देते हैं। दुग्ध, ग से भी हमने पाई हटा दी है। ख्याति, अब देखिए एक शब्द है दर्द, अब आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं हलंत लगा है, तो द में हम हलंत, द के ऊपर रेफ लगा हुआ है क्योंकि इसमें र की ध्वनि जो है वो आधी ध्वनि है दर्द, तो वो अपने जब र की ध्वनि आधी होती है, आपने रेफ की वीडियो भी मैंने बनाई है पहले, रेफ और पदेन की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ आएगा। जब र अपने बाद वाले अक्षर से जुड़ता है, र की ध्वनि अपने बाद वाले अक्षर से जुड़ती है तो वो अपने बाद वाले अक्षर के सर के ऊपर रेफ के रूप में लगता है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, र की ध्वनि आधी है तो वो रेफ के रूप में अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर लगेगा, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। हलन का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में किया जाता है, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं उनमें हलन का प्रयोग किया जाता है, और जो तद्भव शब्द जो होते हैं, जो देशी शब्द विदेशी शब्द होते हैं, उनमें हलन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण और देती हूँ, महान, महान में पहले हलन का प्रयोग लगता था। विद्वान, लेकिन अब ये जब से मानक हिंदी का प्रयोग है, मानक हिंदी हुई है, तब से इसमें से हलन हट गया है और इनको हम इसी प्रकार से लिखते हैं मानक वर्तनी के अनुसार। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको हलंत और हल चिन्ह में अंतर समझ आ गया होगा, और कोई भी टिप्पणी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिप्पणी अपनी जरूर लिखिए। आगे आपको ऐसे ही मैं ज्ञानवर्धक वीडियो और बनाकर देती रहूंगी। आप इन वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, दूसरों को बांटिए भी, ताकि और लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो, और जो इन्हें कंफ्यूजन है हलंत और हल चिन्ह के लिए वो और बच्चों को भी ना हो। धन्यवाद।